The Royal Challengers Bengaluru have finally etched their name in the annals of IPL history by clinching their first ever IPL trophy in a gripping final against Punjab Kings. The long-awaited victory ended a 17-year title drought and sent an electrifying wave of celebrations across Bengaluru and beyond. As the champions in red prepare to return home, the city is abuzz with excitement. The team is scheduled to arrive in Bengaluru at 1:30 p.m. today. They will be receiving a hero's welcome from fans, officials and state leaders. A grand victory parade atop an open bus was planned earlier to showcase the team's triumph through the heart of the city. However, due to traffic constraints and logistical concerns, the parade has now been called off. Despite this change, celebrations will continue in full swing. Instead, a felicitation ceremony will be held at the iconic Chinnaswamy Stadium, RCB's home turf, where the players, coaches, support staff will all be honoured for this historic feat. Well, the event is scheduled to begin after 4 p.m. today. 4 p.m. they will be meeting with Karnataka Chief Minister Siddaramaiah. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar will also be present. We're learning that preparations at the stadium are in full swing. Lights, stage, displays, performances are all being planned. In fact, thousands of fans are waiting for the moment when the RCB team arrives. For the RCB teams, this is not just a trophy. This is a moment of redemption, pride, reward for all the fans who stood with the team through thick and thin, in fact, for 18 long years until this trophy is going to now come home. Manoj Joshi is joining us for more on this story. Manoj, it was, of course, an emotional and a jubilant victory for the Royal Challengers Bengaluru in the IPL final. Now, from Ahmedabad, all eyes shift to Bengaluru, because the team is going to be reaching very soon. जी हाँ, बिल्कुल। अब अहमदाबाद से बेंगलुरु का सफर है, चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कार्यक्रम की तैयारी। लेकिन यहाँ ये बात माननी होगी कि कितना टेम्परामेंट, जो हम क्रिकेट में अक्सर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको अपनी रियल लाइफ में उतारना, उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना बहुत चैलेंजिंग होता है, जिससे विराट कोहली ने बखूबी उसे अंजाम पर पहुंचाया। और जो उनका आंसुओं का सैलाब था, और जो एक झरने की तरह बहते हुए आंसू, और उसके बाद एबी डिविलियर्स का कंधा और कंधे पर सिर रखना, और उसके बाद जो उन्होंने मैथ्यू हेडन को जो इंटरव्यू दिया, वो बड़ा कमाल का था, जिसमें उन्होंने अपने करियर को लेकर भी बात की कि मेरा जितना भी करियर बचा है, मैं आरसीबी को नहीं छोड़ूंगा। और आरसीबी के जितने भी बड़े फैंस हैं, या मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। और फैंस के लिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो किसी और टीम में भी जा सकता था, मुझे ज्यादा धनराशि उसमें मिलती, लेकिन आरसीबी के जो फैंस थे, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया, अपने टीम के प्रति जो उनकी समर्पण भावना थी, उसका मैं बहुत ही जबरदस्त कायल था। और एक उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे रोका, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये बहुत बड़ी बात है इतने बड़े खिलाड़ी की अपने फैंस के प्रति इस तरह के उद्गार व्यक्त करने की। और जैसा कि आप तो फिल्म जगत से जुड़ी हुई चीजों को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। हसरत जयपुरी साहब ने कभी कहा था कि ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। ये उनके दिल की जुबान थी, और वाकई उन्होंने बहुत कुछ कह दिया उन आंसुओं से, जो 18 साल के बाद उनका सपना साकार हुआ। जी बिल्कुल मनोज। और अब अगर हम बात करें बेंगलुरु में जो आज का जो शेड्यूल है, शायद टीम जो है वो कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएगी बेंगलुरु। इसके पश्चात कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के संग उनकी मुलाकात होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो आरसीबी का गृह क्षेत्र है, होम टर्फ है, होम स्टेडियम है, वहाँ एक भव्य आयोजन आज रखा गया है। फैंस रहेंगे, मैच ऑफिशियल्स रहेंगे, मैनेजमेंट रहेगी आरसीबी की, और आरसीबी की पूरी टीम रहेगी, फ्रॉम विराट कोहली टू रजत पाटीदार टू जॉश हेजलवुड, सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। शायद कयास लगाए जा रहे हैं कि एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल भी वहाँ शामिल हो। विराट कोहली ने खुद उनको निमंत्रण कल रात दिया था मनोज। देखिए, कितना अच्छा लगता है कि अगर कोई क्रिकेटर जो अब छोड़ चुका है टीम को, अब वो टीम के साथ नहीं है, आप तब भी उनका साथ जो है वो उनके बारे में बोलना नहीं भूलते। जैसे कि विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स के बारे में ओपनली सार्वजनिक तौर पर कहा कि जितना मेरा योगदान है, उतना ही इस टीम को बनाने में, संवारने में एबी डिविलियर्स का भी उतना ही बड़ा योगदान है। बहुत पुरानी उनकी दोस्ती है, केविन पीटरसन से लेकर एबी डिविलियर्स, और उनके साथ व्यक्तिगत उनके दोस्ताना संबंध हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी और तमाम
तमाम जो कर्नाटक सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। और उसके अलावा मुख्यमंत्री ही नहीं, क्रिकेट जगत की जो हस्तियां होंगी वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और जो उनके आरसीबी के फैंस हैं वो उसमें शामिल होंगे। और वाकई ये मानना होगा कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत कमिटेड टाइप की है, बहुत इमोशनल टाइप की है। वो पंजाब किंग्स अगर चैंपियन बनती तो मुझे लगता है कि शायद पंजाब किंग्स के साथ उतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट ना हो पाता, क्योंकि पंजाब की जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो भी विराट कोहली के साथ थी, वो भी चाहती थी कि आरसीबी जीते। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट एंगल हमें इस पूरी स्टोरी के अंदर दिखाई देता है। तो विराट कोहली ने जो कुछ प्रतिमान बनाए हैं, मैं तो कहूंगा कि उनके सामने कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि ये पेशकश की जाए कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें कि आप टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आपके पास सारी ट्रॉफियां हैं, वनडे वर्ल्ड कप आपने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, T20 वर्ल्ड कप आपने उस जीतने वाली टीम के आप सदस्य रहे, लेकिन WTC फाइनल जो जीतने न जीतने की जो कसक है उनके मन में, उसको पूरा करने के लिए 1 साल या 2 साल के लिए वो भी उनमें क्रिकेट बाकी है। उसके लिए उनसे गुजारिश जरूर की जाएगी, क्योंकि आईपीएल के चेयरमैन तो उनसे कर ही चुके हैं। आशीष शेलार साहब ने भी उनसे इस बारे में पुनर्विचार करने के लिए बोला है। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि आज उनके बारे में इस बारे में भी उनसे एक अपील की जाए। मनोज जोशी, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। Australian Deputy Prime Minister Richard Marles has arrived in New Delhi and received a guard of honor. He's condemned the Pahalgam terror attack and said that relations with India are a top priority for Australia. Bilateral talks have begun between the two sides as well. Brian Thomas is joining us for more on this story. Brian, take us through the Australian statement that has come in from the Deputy Prime Minister. Well, clearly, Uday, the Deputy Prime Minister is in India. He met with the Defence Minister Rajnath Singh. The CDS was there. Air Chief Marshal was also there, and now there was another gift exchange ceremony also that just commenced at the Manekshaw Center. And clearly talking about the bilateral meeting that was held at Manekshaw, they spoke about the growing strategic cooperation under OP Sindoor. The issue of the tragic incident Pahalgam was also raised, where Australian Deputy PM and Deputy PM has clearly, Richard Marles, has expressed deep condolences to the families of the tourists who lost their lives, and said from both the PM and the Deputy PM that their heartfelt sympathies to the victims and the families, and they stand with India during this very difficult time. Clearly also, Marles also underlined the strengthening of India-Australia ties, also noting that New Delhi, India remains a very central pillar of Australia's regional outlook, and said that the relationship with India has never been more important, and said that it's a partnership that they deeply value, and it has also enhanced the defense, the strategic engagement that has been clearly and fantastically enhanced, and said that they will continue to be doing so, and and said that India becomes a clear priority for Australia itself. Uday. All right. In fact, in more breaking news coming in this hour, India is all set to include caste enumeration in its upcoming census. We're getting to know the work of caste census will start in August 2025 and take a whole of 3 years to complete. Sanjay Sharma is joining us for more on this story. Sanjay, work on the caste census will begin soon. Work on the census will begin soon, which will also include, of course, castes now, as announced by the Union Cabinet. Take us through the timelines for this. देखिए, कास्ट सेंसस की मांग अपोजिशन पार्टीज की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी। बिहार में हमने देखा किस तरीके से अपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसस सबसे पहले कराया, और बिहार देश का पहला राज्य बना जहां पर की कास्ट सेंसस हुआ था। लेकिन अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, कैबिनेट ने इसको पास किया कि अब अगर ये जो जाति के जो जनगणना होगी, जो सेंसस होगा, वो कास्ट बेस्ड होगा, यानी कि उस पर जातियां लोगों को बतानी होंगी। पहले भी हुआ था, 2011 में भी हुआ था, लेकिन उसमें आंकड़े सामने नहीं लाए गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसमें लगभग देश की 38 लाख जातियां मालूम पड़ी थी कि 38 जातियों के लोग भारत में रहते हैं, भारत में निवास करते हैं। तो 2011 से अब 2025 पर जनगणना होगी। ये जनगणना जब शुरू होगी तो लगभग 3 साल का वक्त लगेगा जब जनगणना पूरी होगी, और इनके सारी की सारी फंडिंग्स पूरी आएंगी, इनके फिगर्स सामने आएंगे। तो 3 साल का समय लग रहा है, लेकिन इस बार सभी को अपनी अपनी जातियां बतानी होंगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्मावलंबी के लोग हो।
चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, लेकिन उनको अपनी जातियां बतानी पड़ेगी। तो जातियां सामने आएंगी, उसके बाद में फिर उसके साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक बेस क्या है, क्या उनके पास में पक्के मकान है, कच्चे मकान है, उनका खुद का घर है, किराए पर रह रहे हैं, या उनके पास में खुद के पास में अपनी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, नौकरी पेशा है, रोजगार में है, या अपना खुद का बिजनेस है, कितने लोग घर में इनकम उनकी पैदा हो रही, कमाने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी शिक्षा का, एजुकेशन का लेवल क्या है, उनके पास में कितनी शिक्षा है, क्या वो स्कूलिंग पास कर चुके हैं, क्या ग्रेजुएशन वाले कितने लोग हैं घर में। तो ये सारे के सारे जब फिगर सामने आएंगे तो फिर देश को, सरकार को पॉलिसियां बनाने में, नीतियां बनाने में फायदा मिलेगा, और इन लोगों तक उसका फायदा पहुंचाने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, बने रहिए संजय हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे सूत्रों से। As far as the caste census in India is concerned, according to the 2011 census, there were as many as 38 lakh castes that were recorded in India. तो अगर हम बात करें संजय पिछली सेंसस के बारे में, 2011 के सेंसस के आंकड़े के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय 38 लाख कास्ट वर रिकॉर्डेड इन इंडिया। बिल्कुल, जब पी चिदम्बरम ने के जब गृह मंत्री थे, यूपी की सरकार थी, उस समय जब कास्ट सेंसस हुआ था तो लगभग 38 लाख 38 लाख जातियां सामने आई थी। तो इस बार जो जातियों का जो आंकड़ा आएगा वो ये इस बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है और भी ज्यादा आंकड़े आए, क्योंकि 38 लाख से ज्यादा जातियां। तो जो लोग, जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टी जो इस बात की डिमांड कर रही थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़े कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। तो ये बात सिर्फ अब ओबीसी, एससी, एसटी पर नहीं रह गई है। अलग अलग जातियों के जब आंकड़े आएंगे तो फिर उसमें ओबीसी का आंकड़ा अलग से जोड़ के देखना होगा कि कितना होगा, एससी का अलग से जोड़ कर देखना होगा कितना होगा। तो जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे लंबे समय से, वो लोग वाकई अपना सिर पीट लेंगे जब उनके सामने इस तरह के फिगर आएंगे। जी बिल्कुल। Meanwhile, Muslims will also have to declare their caste. The data of different castes amongst Muslims will also come out for the first time. This is going to be something unique, Sanjay. The Muslim castes will be included for the first time as well, and that breakup will also be known through this census. बिल्कुल, अभी तक मुसलमानों का एक जैसा आंकड़ा आता है कि उनकी देश में 22% या 28% या 30% उनकी आबादी है, जनसंख्या है, लेकिन मुस्लिम्स में उनकी भी जातियां भी मालूम की जाएगी। जब जातिगत जनगणना जब देश में होगी, खास सेंसस होगा, तो फिर मुसलमानों की भी जातियां आएंगी। मुसलमानों में कई सारी जातियां, उनमें पसमानदा अलग है, अंसारी अलग है, पठान अलग है, शेख अलग है, कई सारी उनमें कई सारी जातियों में बटे हुए हैं। तो मुसलमानों के में भी जो जातियों के आंकड़े हैं वो अलग आएंगे। तो ये देखना होगा कि उनमें भी कितने पिछड़े हुए हैं, कितने किस किस समुदाय के लोग हैं। और मुसलमानों में भी अलग अलग धर्मावलंबी, सिर्फ मुस्लिम कहने से काम नहीं चलेगा कि आप अपना धर्म बता देंगे, रिलीजन बता देंगे कि हम मुस्लिम हैं। आपको अपनी जातियां बतानी पड़ेंगी, आपका पेशा क्या है, आपकी जाति क्या है, आप अंसारी हैं, पठान है, शेख हैं, या आप कौन है। तो ये जातियां जब सामने आएंगी तब फिर मुसलमानों को भी मालूम पड़ेगा कि उनके धर्म में कितने लोग पिछड़े लोग हैं, कितनों की पिछड़ों की चिंता सरकार को अब करनी होगी। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विद ग्राउंड वर्क बिगिनिंग इन ऑगस्ट ऑफ 2025, द कास्ट सेंसस डेटा इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट बिफोर द 2029 लोकसभा इलेक्शंस। संजय, अगर हम बात करें सेंसस के बारे में तो जो काम जो है वो इसी साल के अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा, यानी कि बिहार चुनाव से ठीक पहले। और संजय, अगर हम बात करें तो ये आंकड़े जो हैं, ये जो सारे आंकड़े जो हैं कास्ट सेंसस पूरे होने के बाद क्या 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले आ जाएंगे? देखिए, जो पूरी जो एक्सरसाइज हो रही है, जो कास्ट सेंसस हो रहा है, सिर्फ केवल कास्ट सेंसस नहीं है। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थितियां क्या, घर कितने, पक्के मकान कितने, कच्चे मकान कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग कृषि पर आधारित हैं, कितने लोगों के पास खुद का अपना बिजनेस है, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, कितने के पास अपने वाहन नहीं है। तो ये सारे के सारे जो फिगर आएंगे, तो इसको पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा फिगर लाने में, आंकड़े लाने में लगभग 5 साल का वक्त लगता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार इस काम को 3 साल में पूरा कर लेगी। तो 3 साल अगर हम मान के चलें तो 2025 अगस्त में जब कास्ट सेंसस शुरू होता है तो लगभग 2028 के आखिरी तक, यानी 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके पहले तक सारे आंकड़े आ चुके होंगे। तो 2029 का जो चुनाव होगा उस पर कास्ट सेंसस के जो फिगर आएंगे उसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल। संजय, अगर हम बात करें टाइमलाइन के बारे में तो अगस्त महीने 2025 में ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, मगर सीमा क्या है? कब तक ये काम जो है, ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है? देखिए, भारत के बारे में कहा जा रहा है कि 150 से 160 करोड़ के बीच में आबादी हो सकती है, तो बहुत बड़ा साइज है। लगता है दुनिया का शायद सबसे बड़ा साइज होगा, जबकि उसमें इतनी बड़ी आबादी के का जब कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं होगा, इसमें कई सारे, जैसे मैंने आपको फैक्टर बताया कि इसमें एजुकेशन, इसमें हाउसिंग, इसमें कच्चे मकान, पक्के मकान, बिजनेस क्या है, रोजगार में कितने लोग हैं, कितने लोग फार्मिंग यानी कृषि पे आधारित हैं, कितनों के लोगों के पास एजुकेशन है, नहीं है। तो ये सारे के सारे जब फिगर आएंगे तो इसमें ठीक तरीके से अगर समय मान के चलें तो लगभग 5 साल का वक्त सरकार मान के चल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से इसी बात का दावा किया जा रहा है कि लगभग 3 साल में कास्ट सेंसस का काम पूरा करा लिया जाएगा। संजय शर्मा, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स इज आल्सो टू बी डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग द कास्ट सेंसस ग्राउंड वर्क। तो आर्थिक स्थिति भी नापी जाएगी भारतवासियों की। संजय, इस एक्सरसाइज में इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो विल बी डॉक्यूमेंटेड। लोगों की आमदनी कितनी कितनी आय है, क्या लोगों अभी भी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे काफी लोग रह रहे हैं अभी भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भी कहा गया कि लगभग 30 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो लेकिन अभी भी कितने लोग भारत में सच में एक्चुअल गरीबी, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है? क्योंकि गरीबी रेखा की जो सीमा है उसकी भी जो आय सीमा है उसको बढ़ाना पड़ेगी सरकार को, क्योंकि लोगों की जब आमदनियां बढ़ती है तो फिर ये आय सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो कितने लोगों को गरीबी रेखा में रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा, ये सारे के सारे आंकड़े जब सामने आएंगे तो उसमें सरकार को आने वाले समय के लिए पॉलिसी बनाने में काफी मदद मिलेगी। गरीबी रेखा में से एक्चुअल कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग बाहर निकल रहे हैं, और क्या वाकई लोगों की संख्या, क्या वाकई गरीबी रेखा बढ़ रही है, गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे फिगर आएंगे जब लोगों की आमदनी मालूम पड़ेगी कि लोगों की आय कितनी हो रही है, क्या लोगों की आमदनी 2 लाख से कम वाले लोग कितने हैं, 5 लाख से कम आमदनी वाले लोग कितने, 10 लाख से कम आमदनी वाले लोग कितने। तो ये अलग अलग सीमा भी इसमें डाली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा साइज होगा जो कास्ट सेंसस करा जा रहा है। सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं है, कई तरीके के इसमें आंकड़े समेटे हुए रहेगा। तो ये साइज सबसे बड़ा होगा, दुनिया का शायद सबसे बड़ा साइज भारत की कास्ट सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, और आप कह सकते हैं एजुकेशन सेंसस, और हर तरह का सेंसस इसमें शामिल किया जा रहा है। शुक्रिया संजय शर्मा हमारे संग जुड़ने के लिए। We're getting to know that IRCTC has blocked 2.5 crore rupees, beg your pardon, 2.5 crore fake user IDs for ticket booking between January and May. Apart from this, 20 lakh users' ID have been kept for examination. 134 companies have been registered on the National Cybercrime Patrol, and more than 6,800 disposable email domains have also been blocked. According to sources, investigation is now being done to find whether these IDs have any link with cyber criminals of other countries or not. Manohar Kestri is joining us for more on this story. Manohar, take us through the details of this action by IRCTC. देखिए, बिल्कुल अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे खुलती है तो हम देखते हैं साइबर अपराधी जो है सो टिकट को ही उड़ा ले जाते थे। लेकिन ऐसे में आईआरसीटीसी और रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से पैनी नजर रखी हुई थी कि आखिरकार इस तरह की चीजें क्यों हो रही है, किस तरह से। तो क्लाउड्स में और नए सॉफ्टवेयर के जरिए जो बात पकड़ में आई है, करीब 2.5 करोड़ ऐसे यूजर्स आईडी को ब्लॉक किया गया है और 20 लाख अभी भी अंडर स्कैनर है। तो ऐसी स्थिति में एक नए सॉफ्टवेयर के जरिए ये पकड़ में आई है, क्योंकि अब इसका लिंकअप किसी अदर कंट्री से तो नहीं है, इसकी जांच चल रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं इस पे नजर बनाई हुई है, लेकिन रेलवे ने इस तरह से कैसे किया है और आगे क्या प्लानिंग है ताकि लोगों को कंफर्म टिकट समय पर मिल सके, इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेलवे मिनिस्ट्री के ईडीआईपी दिलीप कुमार। इनसे हम उधर सीधे बात करते हैं। सर, this is a major step taken by Railway Ministry or IRCTC. How many IDs are blocked? Of course, we are promoting artificial intelligence while detecting any
unverified accounts. Whenever somebody is trying to book the ticket through these unverified accounts, we are checking and we are blocking. Recently, we have introduced bot detection tools in our system, and that tool is detecting if any malpractices is being done from any individual accounts. Basically, in our system, we have stopped our agents booking the tickets for the initial 10 minutes. So in those 10 minutes, only the individuals who are having an account with the IRCTC can book the tickets. So many times complaint comes that IRCTC agents or any other agent who is doing the ticket booking are booking the tickets from an unverified account or individual account, which is not permitted as per the rules and the regulations. So in that case, we block the tickets. Other than that, we are promoting and we are strengthening our system also, so that we can issue more number of tickets at a particular time. In 2014, our capacity was just 2,000 tickets per minute, which has been enhanced to 32,000 now. Recently, on 6th March, we have sold 16 lakhs ticket in a single day, which is a new record in e-ticketing system. And on the same pattern, on 22nd May, we have sold 31,814 tickets on our online websites, which is also a new record. So by technological upgradation, we are trying to facilitate the passengers as much as possible. Sir, which types of action will you take against who are involved in these activities? Whenever we detect any unverified account doing malpractices, we immediately cancel that account. Other than that, if institutional malpractice is being done, we register a case also under the different rules of Indian Railways, and we book the culprits to the law. थैंक्स। तो उदय दिलीप कुमार बता रहे थे कि किस तरह से रेलवे ने इन तमाम जालसाजों को पकड़ा है और 2.5 करोड़ जो है उस तरह के यूजर आईडी को ब्लॉक किया गया है। जी शुक्रिया मनोहर केसरी हमारे संग जुड़ने के लिए। My colleague Vipin Parmar has filed a ground report telling us more about Pakistan's spy nexus. ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार अलग अलग राज्यों में काली भेड़ों को यानी कि जासूसों को पकड़ने का काम लगातार जारी है। पंजाब पुलिस की ओर से कल तरन तारण से गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तो आज रोपड़ यानी कि रूपनगर पंजाब से जसवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जसवीर सिंह एक YouTube चैनल चलाता है जान महल के नाम से। 2020, 21 और 2024 में जसबीर सिंह पाकिस्तान के दौरे पर गया था। मोडस ऑपरेंडी को अगर आप देखें तो सेम पैटर्न जो कि ज्योति मल्होत्रा मामले में देखने को मिला था, दानिश के संपर्क में जो है वो जसबीर सिंह आता है और पाकिस्तान की विजिट करता है। इसी के साथ साथ एक और नाम जो एक बार फिर से पॉपअप हुआ है वो है शाकिर का। शाकिर वही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है जो कि ज्योति मल्होत्रा को एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में पाकिस्तान घुमा रहा था, लगातार डायरेक्शंस दे रहा था। वहीं जसबीर सिंह के साथ भी शाकिर के सीधे सीधे संपर्क पंजाब पुलिस को मिले हैं। इसी के साथ साथ जसबीर सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जसबीर सिंह यूट्यूबर जो कि ट्रैवल ब्लॉगिंग करता था, यह भी ज्योति मल्होत्रा के लगातार संपर्क में था। ज्योति मल्होत्रा मामले में एक चीज सामने निकल कर आई थी कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान अपने प्रो एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसी कड़ी में जसबीर सिंह का नाम भी अब जो है इस लिस्ट में जुड़ गया है, जो कि दानिश के माध्यम से ही पाकिस्तान में वीजा लगवाकर वहां के धार्मिक स्थलों पर विजिट कर रहा था और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक प्रो एजेंडा अपने यूट्यूब चैनल जान महल पर चला रहा था। जसबीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उन तमाम को रिकवर करने का काम जो है वो पंजाब पुलिस की ओर से किया गया है। पंजाब पुलिस डीजीपी का यह कहना है कि आगे रिमांड लेकर इंटेरोगेशन जो है वो की जाएगी ताकि और खुलासे जो हैं वो इस मामले में हो सकें। इसी के साथ साथ जसबीर सिंह की बात करें तो शाकिर जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के तौर पर लगातार इंडियन यूट्यूबर्स का इस्तेमाल कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा के मामले में भी शाकिर का नाम सामने आया था। शाकिर वही नाम है जो कि ज्योति को पाकिस्तान में घुमाते हुए जो है उसके कई उसकी ओर से सुरक्षा का प्रोटोकॉल हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, वो तमाम चीज़ें मुहैया करवाई गई थी।
शाकिर का नंबर ज्योति के फोन में जाट रंधावा के नाम से सेव था। वही नाम जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पंजाब पुलिस के सामने पॉपअप हुआ है, सामने आया है। यानी कि शाकिर ये वो व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लिए इसी तरीके के एसेट्स तैयार कर कर पाकिस्तान के लिए प्रो एजेंडा जो है वो चलाने का काम कर रहा था। नौमान, अरमान, देवेंद्र सिंह, ज्योति मल्होत्रा, गगनदीप सिंह, जसबीर सिंह, कई ऐसे नाम हैं जो कि लगातार, यानी कि ये काली भेड़े जो कि देश के अंदर रहकर ही देश की गुप्त सूचनाओं को, कॉन्फिडेंशियल जानकारियों को पाकिस्तान के साथ साझा करने का काम कर रहे थे। अब उनको पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन काली भेड़ जो है वो अलग अलग राज्यों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई गिरफ्तारियां जो हैं वो देखने को मिली है। जसबीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसमें कई खुलासे, यानी कि शाकिर के साथ साथ दानिश का एंगल और दानिश के साथ ज्योति मल्होत्रा के साथ लगातार जसबीर सिंह जो है वो संपर्क में था। अब देखना यह होगा कि पूछताछ के दौरान जसबीर सिंह क्या और खुलासे जो है वो पूछताछ के दौरान करता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से क्या कुछ रिकवरी जो है वो पंजाब पुलिस कर पाती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, रूपनगर, पंजाब। Ahead of the India's global outreach, Pakistan has tried to derail an all-party delegation's visit. According to sources, Pakistan attempted to sabotage the all-party delegation's Malaysian visit. According to our sources, despite Islamabad's objections on grounds of Islamic solidarity, Kuala Lumpur stood firm and extended full support to the Indian team, which included leaders from across party lines. Sources confirmed that all scheduled programs proceeded uninterrupted, marking a strong diplomatic message to Pakistan. Ajay Jandial is joining us with the very latest on this story. Ajay, Pakistan tried to sabotage India's diplomatic outreach in Malaysia but failed? Yes, Pakistan once again basically wanted Malaysia to, stop the Indian delegation, and but this attempt of Pakistan was foiled by Malaysia, and this shows that how they basically are trying to, once again use the religion to defame India, and once again that what they were doing in the past as well. But this was not this was rejected by Malaysia. That shows that this is another attempt of Pakistan to defame India, and but what they wanted to do, that has been foiled by Malaysia. Ajay, I appreciate you joining us with those updates. On that note, we're slipping into a very short break.